स्वागत है आपका ज्ञानोदय पॉडकास्ट में। आज हम एक ऐसी दुनिया में कह सकते हैं गोता लगा रहे हैं जहां एक गलत शब्द भी जिंदगी और मौत का सवाल बन सकता है। हम बात कर रहे हैं क्रिस वॉस की किताब नेवर स्प्लिट द डिफरेंस की। हमारे पास इस किताब का एक बहुत ही बढ़िया सारांश है जो FBI के एक पूर्व टॉप हॉस्टेज नेगोशिएटर के अनुभवों और उनकी सच में हैरान कर देने वाली रणनीतियों पर आधारित है। देखिए, ये जो बातचीत या नेगोशिएशन है ना, ये सिर्फ बड़ी बिजनेस डील्स या सैलरी बढ़ाने तक ही सीमित नहीं है। हाँ, बिल्कुल। क्रिस वॉस मानते हैं कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा है। हाँ। आज हमारा मकसद है वॉस के उन मुख्य विचारों को समझना जो कहते हैं कि बातचीत में समझौता या वो जो बीच का रास्ता होता है ना, हाँ, कॉम्प्रोमाइज, हाँ, वो अपनाना अक्सर सबसे खराब तरीका होता है। और हम देखेंगे कि उनकी सिखाई तरकीबें हमारी आम जिंदगी में कैसे काम आ सकती हैं। जरा सोचिए, सालों तक बंधकों को छुड़ाने वाले एक नेगोशिएटर की सबसे बड़ी सीख क्या है? नेवर स्प्लिट द डिफरेंस, यानी कभी समझौता मत करो, बीच का रास्ता मत अपनाओ। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? हाँ बिल्कुल, आखिर क्यों? चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं यहाँ ज्ञानोदय पॉडकास्ट पर। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि वॉस बातचीत को देखते कैसे हैं। उनके लिए ये सिर्फ लेन देन नहीं बल्कि भावनाओं का खेल है। और यहीं वो पारंपरिक सोच को चैलेंज करते हैं कि समझौता करना हमेशा अच्छा या निष्पक्ष होता है। बिल्कुल, वो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। यहीं क्रिस वॉस का वो FBI वाला अनुभव काम आता है। उन्होंने ऐसी अनगिनत स्थितियों का सामना किया जहां सामने वाला इंसान तर्क से नहीं बल्कि डर, गुस्से या हताशा जैसी गहरी भावनाओं से घिरा होता था। उनका पहला सबक यही था, मुश्किल हालात में लोग रैशनल नहीं रहते, वो इमोशनल हो जाते हैं। इमोशनल? हाँ, इसीलिए वो जोर देती हैं टैक्टिकल एम्पैथी पर। टैक्टिकल एम्पैथी ये सुनने में थोड़ा विरोधाभासी सा है, सहानुभूति लेकिन रणनीतिक। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है सामने वाले की भावनाओं और उनके नजरिए को एक्टिवली समझना। और सिर्फ समझना ही नहीं, बल्कि उन्हें ये महसूस कराना कि आप समझ रहे हैं। अच्छा, ये सिर्फ हाँ में हाँ मिलाना नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक कदम है ताकि आप एक इमोशनल कनेक्शन बना सकें जिससे तनाव कम हो और बातचीत आगे बढ़े। कल्पना कीजिए, कोई किडनैपर चिल्ला रहा है, मेरे पास मत आना। अब बहस करने के बजाय वो शायद कहेंगे, क्या कहेंगे? वो कह सकते हैं, ऐसा लगता है कि आप अभी किसी पर भरोसा करने में झिझक रहे हैं। ये सहानुभूति है, पर इसका एक मकसद है, सिचुएशन को संभालना। पहला नियम, बहस नहीं, समझ। और इसी टैक्टिकल एम्पैथी को इस्तेमाल करने का एक बहुत कारगर तरीका आपने बताया, लेबलिंग। हाँ। यानी सामने वाले की भावना को पहचानकर उसे नाम देना। जैसे आप कह सकते हैं, ऐसा लगता है कि आप इस बात से थोड़े निराश हैं, या सुनकर लग रहा है कि आप कीमत को लेकर कुछ चिंतित हैं। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि इसके पीछे साइंस है। जब हम किसी तेज भावना को नाम देते हैं तो हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो डर और तनाव पैदा करता है, एमिगडाला, वो शांत होने लगता है। अच्छा, जैसा वॉस कहती है, नेम द इमोशन एंड यू टेम द इमोशन। यानी भावना को नाम देकर आप उसे काबू में कर सकते हैं। लेकिन क्या ये हमेशा काम करता है? कहीं ऐसा न लगे कि हम कोई मनोवैज्ञानिक चाल चल रहे हैं? ये एक अच्छा सवाल है। इसीलिए लेबलिंग का तरीका वो बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे? हमेशा ऐसा लगता है, सुनकर लग रहा है, जैसे वाक्यों से शुरू करें। इससे ये एक ऑब्जर्वेशन लगता है, कोई आरोप नहीं। ओके। और कभी ना कहे मैं समझता हूँ, ये अक्सर बनावटी सा लगता है। हाँ, लगता है। सबसे जरूरी, लेबल करने के बाद चुप हो जाएं, सामने वाले को उस पर रिएक्ट करने दें। यही चुप्पी उन्हें अपनी भावना को स्वीकारने या उसे क्लैरिफाई करने का मौका देती है। जैसे सैलरी नेगोशिएशन में अगर बॉस थोड़ा चिढ़ा हुआ लगे तो आप कह सकते हैं, ऐसा लगता है कि ये अनुरोध शायद आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं है। ये उन्हें अपनी बात रखने का एक सेफ रास्ता देता है। ये दिलचस्प है, भावनाओं को समझना और उन्हें नाम देना। ठीक है, अब रिलेशनशिप बनाने और जानकारी निकालने के लिए बॉस एक और टेक्निक बताते हैं जिसे वो जादू कहते हैं, मिररिंग। ये क्या चीज है? सुनने में ये शायद बहुत ही आसान लगे, लेकिन ये कमाल का काम करती है। मिररिंग का मतलब है सामने वाले के कहे आखिरी कुछ शब्द, अक्सर 1 से 3 शब्द बस। हाँ, उनको शांति से एक सवालिया लहजे में दोहराना। बस इतना ही? जैसे अगर कोई कहे हमारी टीम पर काम का बहुत दबाव है, तो मैं कहूँ काम का बहुत दबाव है। ये थोड़ा अजीब नहीं लगेगा?
शुरुआत में लग सकता है, पर अगर इसे शांत और जिज्ञासु मतलब क्यूरियस टोन में किया जाए तो ये अजीब नहीं लगता। अच्छा, ये सामने वाले को संकेत देता है कि आप ध्यान से सुन रहे हैं और उन्हें और बताने के लिए प्रोत्साहित करता है। आपके उदाहरण में वो शायद खुद ही बताने लगेंगे कि दबाव क्यों है, कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, क्या मुश्किलें हैं वगैरह। ये बिना सीधे सवाल पूछे जानकारी हासिल करने और एक कनेक्शन बनाने का एक साइकोलॉजिकल तरीका है। कुंजी है, शांत रहें, मुख्य शब्दों को दोहराएं और फिर चुप रहें। लोग अक्सर उस चुप्पी को भरने के लिए और जानकारी दे देते हैं। अच्छा, ये तो बिना ज्यादा मेहनत के जानकारी निकालने का तरीका हुआ। अब एक और, वो थोड़ी चौंकाने वाली बात जो वॉस कहते हैं कि बातचीत में नहीं से ज्यादा खतरनाक शब्द हाँ है। ये तो बिल्कुल उल्टा लगता है। हाँ है ना, ये पारंपरिक सोच के एकदम विपरीत है। क्यों भला? वॉस का तर्क है कि लोग अक्सर दबाव में या बचने के लिए या सिर्फ विनम्रता दिखाने के लिए झूठी हाँ कह देते हैं, जिसे वो काउंटरफिट यस कहती हैं। नकली हाँ। हाँ, ऐसी हाँ का कोई मतलब नहीं होता, वो किसी एक्शन में बदलती नहीं। दूसरी तरफ जब लोगों को नहीं कहने की आज़ादी महसूस होती है तो वो ज्यादा सुरक्षित, सेफ और कंट्रोल में महसूस करते हैं। तो आप कह रही हैं कि हमें लोगों को नहीं कहने के लिए उकसाना चाहिए? उकसाना नहीं, बल्कि उन्हें नहीं कहने का ऑप्शन देना चाहिए। इससे ट्रस्ट बढ़ता है। जैसे बजाय ये पूछने के क्या आपके पास बात करने के लिए 5 मिनट है, आप पूछ सकते हैं क्या ये बात करने का बुरा समय है? अगर वो कहते हैं नहीं, यानी बुरा समय नहीं है, तो ये एक असली सहमति है, प्रेशर वाली नहीं। वॉस तो यहाँ तक कहती है कि नो इज द स्टार्ट ऑफ रियल नेगोशिएशन। अच्छा। नहीं का मतलब अक्सर होता है अभी नहीं या इस तरह से नहीं। ये बातचीत का अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। आप इसका इस्तेमाल ट्रस्ट बनाने के लिए भी कर सकते हैं, जैसे पूछना क्या थोड़ी बेहतर शर्तों पर बात करना बिल्कुल नामुमकिन है। अगर वो नहीं कहते हैं तो दरवाजा खुल गया। ठीक है, तो हमने भावनाओं को समझा, लेबल किया, मिररिंग से जानकारी निकाली और नहीं की ताकत को पहचाना। अब बातचीत को उस दिशा में कैसे ले जाएं जहां हम चाहते हैं। वॉस कहते हैं कि असली सफलता तब मिलती है जब सामने वाला कहे दैट्स राइट। हाँ, ये योर राइट से अलग कैसे है? बहुत अलग है। योर राइट अक्सर लोग तब कहते हैं जब वो आपकी बात से पीछा छुड़ाना चाहते हो, ये बस विनम्र हो रहे हो, हाँ तुम सही हो। लेकिन दैट्स राइट एक गहरी समझ का संकेत है। ये तब निकलता है जब सामने वाले को सच में महसूस होता है कि आपने उनकी स्थिति, उनकी प्रॉब्लम, उनकी भावनाओं को पूरी तरह समझ लिया है। अच्छा, ये एक आहा मोमेंट जैसा होता है उनके लिए। तो लक्ष्य ये है कि हम उनकी स्थिति का इतना सटीक समरी दें कि वो खुद बोल पड़े हाँ बिल्कुल यही बात है या दैट्स राइट। बिल्कुल। मान लीजिए आप किसी क्लाइंट की समस्या सुन रहे हैं और फिर कहते हैं तो अगर मैं सही समझ रहा हूं आपकी मुख्य चिंता ये है कि प्रोजेक्ट में देरी हो रही है क्योंकि टीमों के बीच तालमेल की कमी है और आपको लगता है कि जरूरी रिसोर्स भी टाइम पर नहीं मिल रहे हैं। ठीक है। अगर क्लाइंट उत्साह से कहता है दैट्स राइट, आपने एकदम सही पकड़ा, तो समझ जाइए कि आपने एक गहरा इमोशनल कनेक्शन बना लिया है। अब वो आपकी बात सुनने और आपके समाधान पर विचार करने के लिए ज्यादा तैयार होंगे। यहाँ ज्ञानोदय पॉडकास्ट पर हम अक्सर इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करते हैं। इस दैट्स राइट तक पहुंचने के बाद बातचीत को आगे कैसे बढ़ाएं? यहीं पर आते हैं कैलिब्रेटेड प्रश्न। ये वो सवाल होते हैं जो सामने वाले को सोचने पर मजबूर करते हैं और उन्हें समाधान का हिस्सा बनाते हैं, बजाय उन्हें डिफेंसिव बनाने के। ओके। ये आमतौर पर क्या या कैसे से शुरू होते हैं। जैसे ये पूछने के बजाय कि क्या आप दाम कम कर सकते हैं, जिसका जवाब हाँ या ना में होगा और शायद टकराव हो, हम क्या पूछ सकते हैं? आप पूछ सकते हैं हम इस डील को दोनों के लिए फायदेमंद कैसे बना सकते हैं, या इस लक्ष्य तक पहुंचने में हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं, या इस सिचुएशन को देखते हुए हम इसे अपने बजट के अनुकूल कैसे बना सकते हैं। ये सवाल उन्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में ले आते हैं और उन्हें लगता है कि कंट्रोल उनके पास है जबकि आप बातचीत को दिशा दे रहे हैं। और बॉस का वो पसंदीदा सवाल, मैं ये कैसे करूं? How am I supposed to do that? ये सुनने में थोड़ा लाचार सा लग सकता है, पर शायद ये बहुत पावरफुल है। बहुत ज्यादा। ये सीधे नहीं कहने से बचाता है, लेकिन सामने वाले को अपनी मांग के परिणामों पर सोचने और उसे जस्टिफाई करने पर मजबूर करता है। ये उन्हें आपकी स्थिति समझने में मदद करता है। बातचीत में सिर्फ क्या कहा जा रहा है ये काफी नहीं है। वो 73855 नियम की भी बात करते हैं। शब्द सिर्फ 7%, आवाज का लहजा 38% और बॉडी लैंग्वेज 55%। आवाज के लहजे पर उनका क्या कहना है?
वो 3 मुख्य तरह के टोन्स की बात करती है। पहला है लेट नाइट FM DJ वॉइस, शांत, धीमी, गहरी, अथॉरिटेटिव आवाज। ये तनाव कम करती है और विश्वास जगाती है। अच्छा। दूसरा है पॉजिटिव प्लेफुल वॉइस, दोस्ताना, हल्की, थोड़ी उत्साहित। ये तालमेल बनाने के लिए अच्छी है। और तीसरा है डायरेक्ट असर्टिव वॉइस, सीधी, दृढ़, थोड़ी ऊंची। इसका इस्तेमाल बहुत कम और सावधानी से करना चाहिए क्योंकि ये टकराव पैदा कर सकती है। तो ज्यादातर कौन सी आवाज इस्तेमाल करनी चाहिए? ज्यादातर स्थितियों में शांत और धीमा लहजा DJ वॉइस सबसे प्रभावी होता है। और हाँ, हल्की मुस्कान भले ही फोन पर हो और चुप्पी की ताकत को कभी न भूलें। चुप्पी। हाँ, साइलेंस। चुप्पी सोचने का और सामने वाले को बोलने का मौका देती है। कभी-कभी जिसके पास ज्यादा चुप्पी होती है, कंट्रोल भी उसी के पास होता है। चलिए मान लिया बातचीत अच्छी रही, सामने वाले ने दैट्स राइट भी कह दिया और डील पक्की हो गई, लेकिन बॉस कहते हैं काम यहीं खत्म नहीं होता। बिल्कुल नहीं। अक्सर लोग हाँ कहकर भी काम करते नहीं। इसे कैसे संभालें? इसे वॉस कहती है इम्प्लीमेंटेशन माइंडसेट, यानी कार्यान्वयन की सोच रखना। डील पक्की होने के बाद ये सुनिश्चित करना कि उस पर अमल भी हो। ओके, तो इसके लिए क्या करें? कुछ नियम है। पहला, कैसे वाले सवाल पूछना जारी रखें। हम ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि ये योजना काम करे? सफलता मापने का हमारा तरीका क्या होगा? अगले कदम क्या है और कौन उन्हें कब तक पूरा करेगा? ये सवाल अकाउंटेबिलिटी तय करते हैं। ठीक है। दूसरा, बातचीत के अंत में सब कुछ समराइज करें और कंफर्मेशन लें। तो जैसा हमने तय किया, आप X करेंगे, Y इसे Z तारीख तक पूरा करेगा। ठीक है ना? इससे कोई गलतफहमी नहीं रहती। और तीसरा, टालमटोल को पहचानें। जब कोई कहे कोशिश करेंगे या देखते हैं, तो वो शायद सच्ची कमिटमेंट नहीं है। रेड फ्लैग। हाँ, बिल्कुल। सच्ची कमिटमेंट एक ठोस योजना जैसी दिखती है, सिर्फ वादे जैसी नहीं। यहीं पर वॉस हाँ के 3 प्रकार बताती है: नकली हाँ, पुष्टि वाली हाँ और प्रतिबद्धता वाली हाँ। और हमारा लक्ष्य है कमिटमेंट वाली हाँ। बिल्कुल, वही असली डील है और उसे कैसे वाले सवालों से पक्का किया जा सकता है। और जब बात मोल भाव पर आती है, खासकर पैसों को लेकर, तब क्या कोई खास तरीका है? हाँ, वॉस एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका बताती हैं जिसे एकरमैन बार्गेनिंग सिस्टम कहते हैं। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका मूल सिद्धांत साइकोलॉजी पर आधारित है। अच्छा, क्या है इसके मुख्य सिद्धांत? पहला, अपना लक्ष्य मूल्य तय करें, यानी आप असल में किस कीमत पर सहमत होना चाहते हैं। ठीक है। दूसरा, आपकी शुरुआती पेशकश इस लक्ष्य से काफी कम होनी चाहिए। वॉस लगभग 65% सजेस्ट करती है। 65% काफी कम है। हाँ। तीसरा, अपनी जवाबी पेशकशों में धीरे धीरे बढ़ें, लेकिन हर बार बढ़त की मात्रा कम होती जाए। जैसे पहले 85% तक, फिर 95%, फिर 100%। अच्छा, घटती हुई बढ़त। हाँ। चौथा, सटीक, थोड़े अजीब लगने वाले नंबर इस्तेमाल करें, जैसे 9,870 रुपए बजाय 10,000 रुपए के। ये दिखाता है कि आपने बहुत कैलकुलेशन की है। और पांचवा, अपनी अंतिम पेशकश के साथ कुछ नॉन मॉनेटरी चीजें जैसे मुफ्त शिपिंग या थोड़ी बेहतर वारंटी मांगे या दें। इसका फायदा क्या है? ये इतना जटिल क्यों? इसका मनोवैज्ञानिक फायदा ये है कि सामने वाले को लगता है कि उन्होंने आपसे बहुत मोलभाव किया है, आपको आपकी लिमिट तक पुश किया है और मैक्सिमम संभव रियायत हासिल की है। अच्छा, उन्हें लगता है कि वो जीत गए। हाँ, उन्हें जीत का एहसास होता है, जबकि आप अपने पहले से तय लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। ये फिर से वही बात है, नेवर स्प्लिट द डिफरेंस। बीच का रास्ता अपनाने के बजाय आपने एक ऐसी प्रक्रिया अपनाई जिससे दोनों पक्षों को लगे कि उन्हें अच्छा सौदा मिला है, पर कंट्रोल आपके पास था। ये सब तकनीकें जानने के बाद भी वॉज एक और चीज पर बहुत जोर देते हैं, ब्लैक स्वान खोजना। ये क्या होते हैं? ब्लैक स्वान वो अप्रत्याशित छिपी हुई जानकारी होती है, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो किसी को पता नहीं होती, लेकिन अगर पता चल जाए तो वो पूरी बातचीत का रुख बदल सकती है। गेम चेंजर। बिल्कुल, ये वो गेम चेंजर जानकारी है। जैसे कि कोई उदाहरण? जैसे वॉस के होस्टेज केस में पता चलना कि किडनैपर ये सब अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कर रहा था, ये एक ब्लैक स्वान था। ओह। बिजनेस में ये हो सकता है कि क्लाइंट पर कोई अंदरूनी दबाव है जिसके बारे में वो बता नहीं रहा, या बॉस का कोई पर्सनल एजेंडा है, या कोई ऐसी इमोशनल कड़ी है जो उनके फैसलों को प्रभावित कर रही है। लेकिन ऐसी छिपी हुई जानकारी मिलेगी कैसे? ये तो मुश्किल होगा।
हाँ, इसका कोई गारंटीड फॉर्मूला नहीं है। इसके लिए गहरी जिज्ञासा चाहिए, ध्यान से सुनना, सिर्फ शब्दों को नहीं बल्कि जो नहीं कहा जा रहा उसे भी। अनकही बातें। बिल्कुल, चुप्पी का इस्तेमाल करना ताकि सामने वाला और बोले, और सही कैलिब्रेटेड सवाल पूछना। कैसे सवाल? जैसे, वो क्या चीज़ है जो आपके लिए इस मामले में सबसे ज्यादा मायने रखती है, जिसके बारे में शायद हमने अभी बात नहीं की? या इस पूरी स्थिति का वो कौन सा पहलू है जिसके बारे में लोग बात करने से कतरा रहे हैं? जब कोई किसी विषय से बचता है, अक्सर वही ब्लैक स्वॉन छिपा होता है। ये ऑब्जर्वेशन और सहानुभूति का मेल है। वॉस मानती हैं कि हर बातचीत में ऐसे ब्लैक स्वॉन होते हैं, बस उन्हें खोजने की जरूरत है। इसके अलावा वॉस कुछ और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का भी जिक्र करते हैं, जैसे लॉस अवर्जन। हाँ, कि लोग फायदे से ज्यादा नुकसान से डरते हैं। तो ये कहना कि आप 10,000 रुपये खो देंगे ज्यादा असरदार हो सकता है, बजाय ये कहने की कि आप 10,000 रुपये बचाएंगे। सही। और एक और है एक्यूजेशन ऑडिट। एक्यूजेशन ऑडिट ये क्या है? मतलब बातचीत शुरू करने से पहले ही सामने वाले के मन में आपके लिए जो भी नेगेटिव बातें या शक हो सकते हैं, उन्हें खुद ही बोल देना। अच्छा, जैसे शायद आपको लग रहा होगा कि मैं बस अपना फायदा देख रहा हूँ, या आप सोच रहे होंगे कि मेरी ये मांग थोड़ी ज्यादा है। ऐसा करने से आप उनकी आशंकाओं की हवा निकाल देते हैं और ट्रस्ट बनाने की नींव रखते हैं। वाह, ये तो काफी स्मार्ट है। हाँ, ये निरस्त्र करने जैसा है। कुल मिलाकर ये किताब सिर्फ मोल भाव का नुस्खा नहीं दे रही, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये मानवीय व्यवहार और भावनाओं को समझने का एक गहरा नजरिया दे रही है। बिल्कुल। नेवर स्प्लिट द डिफरेंस का सार यही है कि इफेक्टिव नेगोशिएशन तर्क पर कम और सहानुभूति, समझ और इमोशनल कनेक्शन पर ज्यादा निर्भर करती है। ये सिखाती है कि कैसे सुने, कैसे समझें और कैसे विश्वास बनाएं, खासकर मुश्किल सिचुएशंस में। मुख्य सबक हैं: टैक्टिकल एम्पैथी अपनाएं, लेबलिंग और मिररिंग से जुड़ें, नहीं को समझें और उसका स्वागत करें, दैट्स राइट तक पहुंचें, कैलिब्रेटेड सवालों से रास्ता बनाएं, आवाज और चुप्पी का सही इस्तेमाल करें, स्मार्ट तरीके से मोल भाव करें और हमेशा उन छिपे हुए ब्लैक स्वॉन की तलाश में रहें। संक्षेप में कहें तो संक्षेप में वॉस कहती हैं, बातचीत में महारत हासिल करने के लिए सहानुभूति में महारत हासिल करें और हमेशा याद रखें, समझौता नहीं, समझें, जुड़े, प्रभावित करें, जीतें। तो ये थी क्रिस वॉस की किताब नेवर स्प्लिट द डिफरेंस से बातचीत की कला पर हमारी आज की गहरी चर्चा यहाँ ज्ञानोदय पॉडकास्ट पर। उम्मीद है इन तकनीकों से आपको अपनी बातचीत को देखने का एक नया नजरिया मिला होगा। जाने से पहले आपके लिए एक छोटा सा विचार, जरा अपनी हाल की किसी बातचीत के बारे में सोचिए, चाहे वो घर पर हुई हो, दोस्तों से या काम पर। ब्लैक स्वॉन कोई छिपी हुई भावना, जरूरत या जानकारी थी जिसे आप शायद पकड़ नहीं पाए? इस पर सोचिएगा जरूर। अगर आपको यह ज्ञानोदय पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए कि इस चर्चा का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा उपयोगी या दिलचस्प लगा, और हमें यह भी बताइए कि आप किस किताब या किस विषय पर अगली बार ज्ञानोदय पॉडकास्ट में ऐसी ही गहरी चर्चा सुनना चाहेंगे।